अरे ओ कलमुही, मेरे बेटे को तो खा गई, अब मेरे भतीजे को भी खाने का इरादा है क्या? जोशी यूं दीदे फाड़ कर देख रही हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो वो। तभी वहाँ शांता आ गई, जो इनके पड़ोस में रहती हैं। क्या हुआ सावित्री बहन? क्या मैं तो वो। दीदी फाड़ कर हमारे भतीजे को देख रही थी। ये नासपीटी सावित्री घर के अंदर में बैठी हुई थी और वहाँ से चीख रही थी। क्या इसको भी नज़र लगाएगी जैसे हमारे दिनेश को खा गई? सावित्री देवी जी ज्योति को बस दिन भर ताने देने का काम करती थी। सावित्री देवी की नज़र ज्योति पर फिर से पड़ी, जो घर की छत पे मिर्ची और पापड़ सुखा रही थी। ज्योति से थोड़ी दूरी पे दीपक खड़ा था, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके कानों में अपनी बुआ के कहे कड़वे शब्द पड़ रहे थे, जो ज्योति से कह रही थी। दीपक अपनी जगह से खड़ा रहा, पर गले की नसें फूल गई। अपनी सांस के ताने सुनकर ज्योति के आंसू भी सूख चुके थे। अब तो हाथों की रची गई लाल मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि विधाता ने ज्योति के हाथों में पहनी हुई सुहाग की लाल चूड़ियों को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों अपने हनीमून से लौट कर आ रहे थे। रास्ते में दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दिनेश की मौत हो गई। सावित्री राजेश जी के दो बेटे थे। दिनेश छोटा था। दिनेश की मौत की वजह ज्योति को ठहराया था सावित्री जी ने दिनेश के दाह संस्कार के बाद ज्योति को जितना भला बुरा बोल सकती थी उतना बोला। ज्योति के माँ बाप नहीं थे, पर भैया भाभी थे, जिन्होंने ज्योति की तरफ पीठ कर ली। ज्योति को रंगीन कपड़े पहनने की मनाही हो गई। बिंदी, पायल, चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, साज श्रृंगार करने की मनाही हो गई। उसे सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए कहा गया। उसके लंबे घने काले बाल, जो उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे, उन पर कैंची चलाने की बात चली तो राजेश जी ने किसी तरह से अनर्थ होने से रोक दिया। ज्योति को हिदायतें दी गई कि उसे क्या खाना है, कहाँ सोना है। ज्योति को फर्श पे बिस्तर लगाकर सोने के लिए कहा गया। बिस्तर के नाम पे एक चटाई और चादर दी गई। घर वालों के लिए 56 भोग बनाने वाली ज्योति सिर्फ एक वक्त खाना खाती थी, वो भी सात्विक। उबले आलू, चाहे कड़ाके की ठंडी क्यों ना पड़ी रही हो। ज्योति को नीचे ही सोने की हिदायत दी गई थी। किसी पराये मर्द के सामने जाने की मनाही थी। ज्योति सिर्फ सफ़ेद रंग की साड़ी पहन सकती थी। उसके अलावा दूसरा रंग पहनने की मनाही थी। घर से बाहर निकलना पाप था ज्योति के लिए। मायके तभी जा सकती थी जब उसके घर में कोई बीमार या मर गया हो। सिर पर पल्लू रख कर रहना, साड़ी से पूरी तरह खुद को ढक कर रखने की हिदायत दी। अरे अब क्या छत पर ही जम गई है? शाम हो रही है, रात का खाना बनाने तुम्हारी अम्मा आएंगी ऊपर से। दिनेश के पापा का काम से लौट कर आने का समय हो गया है। खाना कौन बनाएगा? अम्मा, हम बस आ ही रहे थे। ज्योति ने जल्दी से मिर्ची और पापड़ को वहीं छत पर ढक दिया और सीढ़ियों से नीचे उतर कर सीधे रसोई घर में घुस गई। ऊपर छत पर दीपक सीढ़ियों से जल्दी से उतरती हुई ज्योति को देख रहा था। गोरे रंग पे सफ़ेद साड़ी बहुत फीकी सी लग रही थी, न कोई साज श्रृंगार, फिर भी अजंता की मूरत लग रही थी। घनी पलकी आँखों की नमी को बहुत सहजता से छुपा रही थी। अपनी आँखों तले हल्की नीली आंखें, जो बेहद आकर्षक लग रही थी, पर उन आँखों में उदासी भरी हुई थी। उम्र भी बस 20-21 साल थी और इस छोटी सी उम्र में विधवा हो गई ज्योति 24 घंटे अपने सिर को पल्लू से ढक कर चलती थी, जिसकी वजह से उसके लंबे बालों की चोटी दिखाई नहीं देती थी। तभी सावित्री के पास पड़ोस में रहने वाली शांता की बेटी रिंकी आ गई, जिसकी नज़र घर की छत पे खड़ी दीपक के गठीले कसावदार बदन पर चली गई। सांवले सा रंग, भूरी आंखें, सिर पर काले बाल जो हवा से उड़कर उसके माथे पे आ रहे थे। ऊंचा लंबा कद का मालिक कि कोई भी लड़की दीपक को देखकर उस पर फ्लैट हो जाती। दीपक छत से नीचे उतर कर आ गया और वहाँ से उन तीनों को बिना देखे घर से बाहर निकल गया।
रिंकी बस दीपक की पर्सनालिटी देखकर आंखें फाड़ कर घर से बाहर जाते हुए उसे देख रही थी। शांता और सावित्री रिंकी को देखकर मुस्कुरा दी। है ना हमारा भतीजा बिल्कुल हीरो की तरह। ये बात सावित्री ने शांता को देखकर कहा। रिंकी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लिया। शांता कहती है, सावित्री, हम अपनी रिंकी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, पर लगता है अब हमारी खोज तुम्हारे घर पर आकर ख़त्म हो गई है। सावित्री कहती है, शांता, हमें भी तुम्हारी रिंकी अपने दीपक के लिए भाग गई है। हम अपने भैया भाभी से बात करेंगे इस बारे में। शांता कहती है, तुम ऐसा करो, कल ही बात कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। हमारी इकलौती बेटी है रिंकी, तुम्हारे भाई का घर भर देंगे हम। तुम चिंता मत करो, दीपक अभी कुछ दिन यहाँ है, कल उसका इंटरव्यू है बनारस की बहुत बड़ी कंपनी में। अगर नौकरी लग गई तो हमारे दीपक की महीने की 1-1.5 लाख तनख्वाह होगी। नौकरी मिल जाने के बाद रिंकी का तो मुँह खुल गया। दीपक की सैलरी सुनकर वो दिन में ही सपने देखने लगी कि नौकर उसके आगे पीछे घूम रहे हैं और वो महारानियों की तरह उनके ऊपर हुक्म चला रही हैं। अच्छा सावित्री, हम चलते हैं, तुम अब अपने भैया भाभी से बात कर लेना। रिंकी की तंद्रा भंग हुई अपनी माँ की आवाज़ सुनकर। तुम चिंता मत करो, हम दिनेश के बाबूजी से फ़ोन करवाएंगे अपने भैया के पास। रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले। दीपक अपने बेड पर लेटा हुआ था और छत को देख रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था दीपक। अगली सुबह रसोई घर में ज्योति नाश्ता बना रही थी। गैस पर एक तरफ दूध गर्म हो रहा था भगोने में। अचानक से ज्योति की कोहनी लग गई उबल रहे दूध के भगोने से, और दूध का भरा भगोना ज्योति के हाथ पे गिर गया। ज्योति दर्द से बुरी तरह तड़प उठी। अरे गरम जली, हमारे भाग फूट गए थे उस दिन, जिस दिन हम तुमको अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। सावित्री जी रसोई घर में आई तो दूध के भगोने को फर्श पे देखा तो गुस्से से लाल पीली होने लगी थी और ज्योति को मारने लगी। तभी शोर सुन गए दीपक और राजेश जी रसोई में आए। सावित्री जी ज्योति को मार रही थी। ज्योति का हाथ लाल पड़ गया गर्म दूध गिरने की वजह से। उसकी आंखों से आंसू झरकर बहने लगी। तभी दीपक ने सावित्री जी का हाथ पकड़ लिया और ज्योति की कलाई पकड़कर रसोई घर से बाहर ले आया। सावित्री जी दीपक को आंखें फाड़ कर देखने लगी और राजेश जी बिना भाव के रसोई से बाहर निकल आई। दीपक ने ज्योति की कलाई रसोई घर से बाहर निकालकर आंगन में आकर तब छोड़ा जब दीपक को आभास हुआ कि उसने ज्योति की कलाई पकड़कर ज्योति की मुश्किलें और बढ़ा दी है, क्योंकि सावित्री जी दोनों को जिस तरह से देख रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि सावित्री जी दीपक से ज़्यादा ज्योति से नाराज़ थी। सावित्री जी के नथुने गुस्से से फूल रहे थे। ज्योति को आंगन में खड़ी करके दीपक जैसे ही उसे आंगन में लगे पानी के नल के पास जाने का हाथ से इशारा करता है, तभी गुस्से से तमतमाती हुई सावित्री जी ज्योति के पास आई और ज्योति को उसकी कलाई से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और ज्योति के चेहरे पे 1 नहीं 2 नहीं अनगिनत थप्पड़ जड़ दिए। ज्योति पहले से ही दर्द झेल रही थी और अब सावित्री जी का इस तरह से थप्पड़ मारना ज्योति बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश होकर आंगन में गिर गई। बुआ, दीपक तेज आवाज़ में सावित्री जी से बोला। बुआ, ये कोई पत्थर की नहीं बनी हुई है जो इन पर इतना जुल्म ढा रही हैं आप। थोड़ा सा तो रहम करिए इन पर। क्यों इन्हें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मार रही हैं? एक बार में ही क्यों नहीं मार देती इन्हें आप? रोज़ रोज़ की इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। दीपक का ज्योति की तरह से बात करना सावित्री जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, हम ही बुरे हैं तुम सबकी नज़रों में, और ये महारानी सबकी नज़रों में दया की पात्र हैं। हमने हमारा जवान बेटा खोया है और सिर्फ इस मनहूस की वजह से। सावित्री जी अपनी छाती पीट पीट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बुआ, अगर आपने अपना बेटा खोया है तो इन्होंने अपने पति को खोया है। इनका दर्द भी आपकी जितना है। आपको तो इन्हें अपने आंचल में छुपा लेना चाहिए था जब भरी जवानी में इन्होंने अपने पति को खो दिया, पर आप तो इन्हें जीते जी मार रही हैं हर रोज़ अपने तानों से। दीपक की बातें सावित्री जी की सोच को किसी और दिशा में ले जा रही थी।
तुम किस लिए इसकी इतनी तरफदारी कर रही हो लल्ला? ज़रा हमको भी बताओ, आखिर ये चक्कर क्या है? सावित्री जी गुस्से में क्या कह रही थी उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा था। कहीं इसने तुम्हें अपने प्रेम जाल में तो नहीं फंसा लिया है? सावित्री जी दीपक को देखकर इस बात पर मुहर लगाने की कोशिश कर रही थी कि जो वो कह रही हैं वो सच है। दीपक और राजेश जी हैरानी से सावित्री को देख रहे थे। फूफा जी, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, कहकर वहाँ से बिना खाए पिए चला गया। पर सावित्री जी को जिस तरह से देखा और उसके हाथ की मुट्ठियाँ जिस तरह से बंद थी, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि दीपक किस हद तक अपने गुस्से को पी रहा था। राजेश जी ज्योति के पास गए उसे उठाने के लिए, तो सावित्री जी गुस्से से चीखी, खबरदार दिनेश के पापा, अगर आपने इसे यहाँ से उठाया तो हमारा मरी का मुंह देखेंगे आप। पर सावित्री बहू को इस वक्त इलाज की ज़रूरत है। गर्मी का महीना चल रहा है, क्या चिलचिलाती धूप में रहेगी यहाँ बाहर आंगन में? हमें कुछ पता नहीं। अगर आप इसे यहाँ से उठाकर अंदर लेकर गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सावित्री जी गुस्से से कांप रही थी। सावित्री, तुम्हारा ये बेमतलब का हट एक दिन इस बच्ची की जान ले लेगा। शायद उस दिन तुम समझोगी जान की कीमत क्या होती है। राजेश जी बेबस होकर अपनी पत्नी की जिद को देख रहे थे। उन्होंने सावित्री के मना करने के बावजूद ज्योति को अपनी बेटी समझकर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले जाकर चटाई पर सुला दिया। सावित्री जी जोर जोर से रोने लगी। हाय रे, इस लड़की ने हमसे हमारे पति और भतीजे को भी छीन लिया। अब हम किसके सहारे जिएंगे? सावित्री अपने कमरे में जाकर जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगी। आस पड़ोस वाले सभी लोग कान लगाकर सावित्री जी के रोने की आवाज़ सुनने लगे। उधर दीपक इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था। उससे सवाल जवाब कर रहे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, पर इंटरव्यू देते हुए उसका ध्यान ज्योति की हालत पर चला जाता। मिस्टर दीपक, आर यू ओके? इंटरव्यू लेने वाले एक मेंबर ने कहा। दीपक तुरंत हरकत में आ गया और उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, आई एम टोटली फाइन। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सभी मेंबर्स दीपक के विचार और सवालों के जवाब सुनकर बहुत प्रभावित हुए। मिस्टर दीपक, ये जॉब आपको दी जाती है। आपकी क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। आप में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो हमें इस पोस्ट के लिए चाहिए थी। आज से आप इस टेक्सटाइल कंपनी के सीईओ की पोस्ट पर होंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लगन और मेहनत से इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। दीपक ने मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाया। मैं पूरी लगन और मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। आप बाहर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए और कल से अपनी कुर्सी संभालिए। नौकरी मिलने से दीपक के चेहरे की रौनक और बढ़ गई, पर ज्योति की हालत याद आती ही उसके माथे की नसें तन गई। ज्योति अभी भी बेहोश थी। उसका हाथ पूरे का पूरा लाल पड़ गया था। माथा छूकर देखा तो उसे बुखार भी था। राजेश जी उसकी हालत देखकर लगभग रो ही पड़ी। बिटिया, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तुम इस घर की छोटी बहू हो, फिर भी तुम्हें वो इज्जत हमारे घर में नहीं मिल पा रही है जिसकी तुम हकदार हो। दिनेश की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये बात हम सावित्री को समझा कर थक गए हैं, पर वो अपने बेटे का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। तुम पर दुखों का पहाड़ टूट गया है और हम चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। हम चाहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं बहुत दूर जहाँ तुम सुख से रह पाओ। हम तो चाहते हैं हम तुम्हारा पुनर्विवाह करवा दें। अभी तुम्हारी उम्र रोने धोने की नहीं है, हंसने बोलने खेलने की है। पर तुम्हारे लिए ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हें खुश रख सके। राजेश जी ज्योति की हालत देखकर अब फूट फूट कर रो पड़ी। वो वहाँ से उठकर जाने लगे तो एक बार पीछे मुड़कर ज्योति को देखने लगे जो अभी भी बेहोश थी। अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। हम तुम्हारा पुनर्विवाह करवाएंगे, फिर चाहे हमें सावित्री के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हम अब
तुम्हें और रोता हुआ नहीं देख सकते। हम अब कुछ कहते हैं तुम्हारे वास्ते। तुम खुद के लिए तो कभी आवाज़ नहीं उठाओगी और तुम यूं ही सारी उम्र दुख झेलती रहोगी। राजेश जी बड़बड़ाते हुए ज्योति के कमरे से बाहर निकल आए। रात का आधा पहर बीत गया, पर सावित्री जी ने राजेश जी को ज्योति के कमरे में उसे देखने के लिए नहीं जाने दिया। तकरीबन रात के 1:30-2 बजे राजेश जी ने देखा सावित्री गहरी नींद में सो रही है। वो चुपके से उठे और दबे पांव अपने कमरे के किवाड़ को खोलकर वो कमरे से बाहर आ गई। कमरे के किवाड़ को धीरे से बंद कर दिया। राजेश जी ज्योति के कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही ज्योति के कमरे के पास गई, देखा ज्योति के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने ज्योति के कमरे में बाहर से जो देखा उसे देखकर वो उल्टे पांव वापस लौट आई। अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गए और गहरी नींद में सो गई। चेहरे पे निश्चित भाव दिखाई दे रहे थे। क्यों पता नहीं। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं भी कहती हूँ। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स। आप लोग बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने में। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलेगा तो दिल नहीं करेगा कहानी को अपलोड करने का आगे। तो प्लीज़ यार आप लोग कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।